तो आपके अपने चैनल एलटी गुरुकुल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी बॉयलर, टरबाइन या जो बीटीजी एरिया में काम करते हैं वो एक समस्या जरूर देखे होंगे कि आपके टरबाइन का जब भी वैक्यूम जो है अचानक से चलते चलते जो है डाउन हो जाता है। मतलब अगर 9.2 या 9.3 चल रहा है या 8.5 चल रहा है और अचानक से डाउन होते थे 7.0 7.6 ऐसे करके डाउन ट्रेंड में होता है, तो आप देखेंगे कि आपका टरबाइन का लोड भी गिर जाता है। ये समस्या जनरली जो है पावर प्लांट में हमेशा आती है और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ज्यादा सवाल है कि वैक्यूम डाउन होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्यूम जो है किस किस वजह से डाउन होती है। टोटल दोस्तों जो है हम 15 या 16 रीजन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में टोटल 16 रीजन को 4 भाग में डिवाइड किया हूं और उसी 4 भाग में हम 16 रीजन को पढ़ेंगे कि कैसे डाउन होता है। दोस्तों, वैक्यूम डाउन जो है हमारे पावर प्लांट में होता है, लेकिन उसमें भी 2 कंडीशन होती है। एक जहां एयर कूल्ड कंडेंसर होता है और जहां वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है। तो बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर में कैसे डाउन होता है, उन सभी को बताइए। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको रोका जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि वैक्यूम ड्रॉप होने के क्या क्या रीजन है। तो पहला रीजन होता है हीट रिजेक्शन नॉट प्रॉपर। अगर आपके कंडेंसर में, मतलब कंडेंसर मतलब वाटर कूल कंडेंसर या एयर कूल कंडेंसर में अगर प्रॉपर हीट रिजेक्ट नहीं हो पा रहा है, रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में वैक्यूम ड्रॉप होगा। इसमें टोटल 6 रीजन है। पहला, अगर एयर कूल कंडेंसर है तो उसमें फैन होते हैं और वाटर कूल कंडेंसर में हमारे जो होते हैं कूलिंग टावर होते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे फैन सही सिस्टम से काम नहीं कर रहा, मतलब अगर फैन का ब्लेड एंगल सही नहीं है या जो स्पीड से चल रहा है वीएफडी से वीएफडी की स्पीड सही नहीं है या फैन कहीं ट्रिप हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप होता है। दूसरा है ट्यूब फॉलिंग। मतलब दोस्तों, अगर हमारा एयर कूल कंडेंसर का ट्यूब जो है फाउल्ड हो गया है या वाटर कूल्ड कंडेंसर जहां है वहां का ट्यूब जो है फाउल्ड हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डस्ट बहुत ज्यादा जम गया है या चौक हो गया, तो उस कंडीशन में जो है हमारा वैक्यूम डाउन होगा। तीसरा है कि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। दोस्तों, गर्मियों के समय में जनरली ये देखा जाता है कि जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वहां पर क्या होता है, हमारा डेल्टा टी, मतलब जो हमारा जो कूल मतलब कंडेंसर है उसके क्रॉस में जो है टेम्परेचर ड्रॉप बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारा जो है हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता और हमारा वैक्यूम डाउन हो जाता है। चौथे में जो मैं लिख रहा हूं कूलिंग वाटर फ्लो। जनरली दोस्तों क्या होता है कि जो वाटर कूल कंडेंसर होता है वहां पर सीडब्ल्यू पंप्स होते हैं, कूलिंग वाटर पंप्स होते हैं। अगर वो कूलिंग वाटर पंप्स जो होते हैं उनका वाटर जो है कंडेंसर के अंदर में सर्कुलेट करता है और जो स्टीम ऊपर से आती है उनके हीट को अपने साथ कैरी करके वापिस जो है कूलिंग टावर में लेकर जाती है। यदि हमारा कूलिंग वाटर का फ्लो, मतलब सीडब्ल्यू का डिस्चार्ज फ्लो प्रॉपर नहीं है, कम है, तो उसकी वजह से भी हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। साथ ही साथ जो कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर, मतलब देखिए कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर मतलब जो कंडेंसर में गया वाटर वो कहीं ना कहीं स्टीम के टेम्परेचर को कैरी करके वापस कूलिंग टावर में लाता है और वहां पर फैन जो है कूलिंग टावर के चलते हैं और उसके हीट को रिमूव करते हैं। यदि वो प्रॉपर मेरे फैन नहीं काम कर रहे हैं तो वहां का क्या होगा, हीट जो है रिमूव नहीं हो पाएगा और जो मेरा कंडेंसर में इनलेट जो कूलिंग वाटर का फ्लो के साथ जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा और ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वहां जो है मेरा उसके क्रॉस में जो डेल्टा टी होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से हीट ट्रांसफर रुक जाएगा दोस्तों। और अगला है दोस्तों कि मेरा कंडेंसर ट्यूब फाउल्ड। जैसा मैंने एयर कूल्ड कंडेंसर बताया था कि हमारा क्या होता है, डस्ट आ जाता है या जो होते हैं कि कहीं ना कहीं जो फाइन्स है या फ्लाई एश के डस्ट ऊपर से आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्यूब क्या होता है, हीट ट्रांसफर एरिया उसका कम हो जाता है। उसी तरीके से कंडेंसर ट्यूब भी जो है वाटर कूल कंडेंसर में भी यही होता है कि उसके अंदर में कोरोजन की वजह से या स्केलिंग की वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंडेंसर ट्यूब फाउल्ड होता है या स्केलिंग हो जाती है, तो प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा हीट रिजेक्शन की वजह से। अब आता है दोस्तों उसमें दूसरा है जो मैंने बताया, एयर लीकेज। अगर मेरा सिस्टम में कहीं ना कहीं एयर लीकेज है तो कहीं ना कहीं जो है वैक्यूम ड्रॉप होने का सबसे बड़ा कारण होता है। अब हम देखते हैं कि एयर लीकेज क्या क्या होते हैं। जैसे ट्यूब लीकेज है, अगर मेरा मान लीजिए कंडेंसर का ट्यूब लीकेज है या एलपी साइड में जो है कहीं से मेरा ड्रेन पॉइंट में अगर एयर का लीकेज है, या जो एलपी के जितने ड्रेन है अगर उस पॉइंट पे जहां वैक्यूम पॉइंट है अगर वहां से कहीं लीकेज है तो एटमॉस्फेरिक एयर को सक्शन करता है, जिसकी वजह से वैक्यूम ड्रॉप होता है। तो मेरा ये तो हो गया अपना जो है कि एलपी साइड का। दूसरा है दोस्तों कि अगर सपोज मेरा कंडेंसर का रप्चर डीसी एक्सपांशन जो है जॉइंट है, वहां से कहीं थोड़ा बहुत अगर
लीकेज है तो वहां से एयर सक्शन करेगा और मेरा वैक्यूम को ड्रॉप करता रहेगा। दूसरा है दोस्तों इजेक्टर हॉगर, मतलब जो है इजेक्टर हॉगर का जो है प्रॉपर वर्किंग ना होना। मतलब कहीं ना कहीं देखिए इजेक्टर में क्या होता है दोस्तों, नोजल होते हैं। नोजल किस तरीके के होते हैं दोस्तों, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है। अगर वो नोजल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या उसका स्टेनर चोक है तो उस कंडीशन में दोस्तों मेरा जो है वैक्यूम प्रॉपर नहीं बनेगा। अगर यही बात करूं वैक्यूम पंप जहां लगा होता है वहां पर क्या होता है कि सीलिंग होती है, तो सीलिंग किस में मेंटेन होती है, SWRC बोलते हैं, सीलिंग वाटर रिसर्कुलेशन पंप होता है, जो पंप के ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड में क्या होता है एक वाटर सील करता है ताकि बाहर का एयर एटमॉस्फेयर की एयर अंदर ना आ जाए। अगर अंदर आ गया तो वैक्यूम को ब्रेक करेगा। तो दोस्तों चाहे इजेक्टर हॉगर हो चाहे वैक्यूम पंप हो, अगर इसमें कहीं ना कहीं जो है सीलिंग या फिर स्टेनर चोकिंग की समस्या है तो भी यहाँ से एयर जो है दोस्तों आपका इंग्रेस कर सकता है। अगला है दोस्तों ग्लैंड सीलिंग फेलियर। हम लोग क्या होता है कि जो एलपी साइड होते हैं या जो भी हम जो बोले कि कंडेंसर का जो अपना ग्लैंड सीलिंग का जो होता है रियर साइड है, अगर वहां से कहीं थोड़ा बहुत जो है अगर प्रेशर या टेम्परेचर फ्लो नहीं ग्लैंड सीलिंग का मेंटेन कर पा रहे हैं, वहां फ्लो स्टीम का फ्लो ग्लैंड को पैक करने के लिए नहीं जा पा रहा, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा वहां पे एयर इंग्रेस करता है और सीलिंग को डैमेज करता है, साथ साथ वैक्यूम को भी ड्रॉप करता है। दोस्तों नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है कंडेंसेट साइड प्रॉब्लम। दोस्तों कंडेंसेट साइड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि इनकेस जो है हमारा जो है हार्डवेयर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम हाई हार्डवेयर लेवल मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल वाल्व हमारा काम करना, लेवल कंट्रोल वाल्व काम करना बंद कर दिया, उस कंडीशन पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है हमारा वैक्यूम ड्रॉप होगा। दूसरा है कंडेंसर जो है कंडेंसर सब कूलिंग। अगर हमारा जो है कंडेंसर में सब कूलिंग हो गया है, हमारा वाटर बहुत ज्यादा कूल्ड हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है कंडेंसर की जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी वैक्यूम हमारा ड्रॉप होगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगला है लोड या प्रोसेस रिलेटेड। जैसे मान लीजिए प्रोसेस मतलब जो हम चला रहे हैं दोस्तों, सपोज जैसे हम अचानक से क्या है टीजी पे अचानक से लोड बढ़ा दिए, तो लोड बढ़ाने पे क्या होता है उसमें थर्मल लोड बढ़ जाता है, मतलब स्टीम जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक बैग आपका 15 मेगावाट चल रहा था और 35 ले लिए, या अचानक से 70 मेगावाट चल रहा था आपने आपको बढ़ाना है 100 मेगावाट तक जाना है, जैसे कैपेसिटी टरबाइन की है और हम पार्शियल लोड पे चल रहे थे, पार्ट लोड पे हमें फुल लोड पे जाना है, तो हम बिना वैक्यूम देखे हुए अगर हम डायरेक्टली सडनली लोड बढ़ा देते हैं, कमांड दे देते हैं, तो हमारा थर्मल लोड बढ़ने की वजह से हमारा जो है एसीसी जो है काम नहीं कर पाएगा, उसको वियर नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में हमारा जो है वैक्यूम ड्रॉप होने लगेगा। सेम वैसी जो है वाटर कूल कंडेंसर में भी होता है दोस्तों, वहां पे क्या होता है अचानक से जो है कूलिंग वाटर हमारा एक पर्टिकुलर लोड के लिए सप्लाई हो रहा है, हमारा फैन चल रहा है, लेकिन अचानक से हमने जो है सडनली लोड बढ़ा दिया टीजी का, तो उस कंडीशन में हमारा जो है थर्मल जो है लोड इंक्रीज की वजह से हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो जाता है। अगला होता है दोस्तों एलपी हीटर बाईपास। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो होता है कि एलपी एक्सट्रैक्शन हम कट जाता है, कटने की वजह से हमारा एलपी हीटर बाईपास करके हमको चलाना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, वो जो एलपी साइड में एक्सट्रैक्शन कटने की वजह से वहां का स्टीम लोड बढ़ जाता है और उसकी वजह से वहां पर क्या होता है वैक्यूम के ड्रॉप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अगला हाई डिरेटर प्रेशर। इनकेस दोस्तों अगर मेरा जो है बहुत ज्यादा डिरेटर प्रेशर बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी जो है मेरा बैग जो है टरबाइन पे आएगा और जो है थर्मल लोड बढ़ने की वजह से मेरा जो है वहां पे भी वैक्यूम ड्रॉप होने की समस्या रहेगी। दोस्तों ये तो हो गया मेरा दोस्तों कि उसके रीजन। मैंने दोस्तों देखा जाए तो टोटल यहाँ के 6 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट और साथ साथ यहाँ के 3 पॉइंट टोटल क्लियर कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब भी वैक्यूम ड्रॉप होता है तो ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन हम जब सिस्टम पे या फील्ड में काम करते हैं तो हमारे जो बीटीजी वाले भाई हैं या फील्ड इंजीनियर है उनको कुछ चेकलिस्ट बनाना चाहिए ताकि उसके आधार पे हम समराइज कर सके कि हमारा वैक्यूम ड्रॉप किस किस वजह से हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले है चेकलिस्ट में टोटल मैं 5 पॉइंट दिया हूं। पहला है दोस्तों फैन स्टेटस। फैन स्टेटस में दोस्तों ये है कि हमको फैन का स्टेटस लिखना है कि हमारे कितने फैन रनिंग चल रहे हैं, दूसरा उनका करंट कितना ले रहा है, वीएफडी कितनी लोडिंग पे चल रही है, साथ साथ उनका ब्लेड एंगल क्या है। अगर ब्लेड तीनों की वजह से भी हमारा जो है वैक्यूम पर इफेक्ट आएगा। दूसरा है दोस्तों एम्बिएंट। एम्बिएंट मतलब हमको ये देखना है कि एम्बिएंट टेम्परेचर नोट करना है कि आज गर्मी कितनी है दोस्तों, और यही गर्मी जो है प्रीवियस ईयर कितनी थी सेम डेट पर जब हमारा वैक्यूम जितना, आज का वैक्यूम कितना है इस टेम्परेचर पे और प्रीवियस सेम टेम्परेचर पे वैक्यूम क्या। इससे हमें डेटा का हिस्ट्री एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारा वैक्यूम ड्रॉप होने का क्या रीजन है। दोस्तों अगला है इजेक्टर। इजेक्टर में क्या होता है दोस्तों कि इजेक्टर पे नोट करना होता है कि इजेक्टर पे मेरा स्टीम फ्लो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो है नोजल चोक तो नहीं, क्योंकि अगर हमारा इजेक्टर में स्टीम फ्लो या प्रेशर या हमारा पीआरएस का जो प्रेशर जो जा रहा है स्टीम में, ऑक्सिलरी स्टीम जो बोलते हैं, अगर वो कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो है इजेक्टर काम करना
वीक हो जाएगा, इजेक्टर सही से काम नहीं करेगा और हमारा जो है वैक्यूम ड्रॉप होने का सबसे बड़ा रीजन है। तो इजेक्टर सबसे बड़ा सोर्स है, हमें चेक करना चाहिए कि इजेक्टर में कहीं एयर इनगेस तो नहीं कर रहा है। उसमें 2 स्टेज होते हैं, एक इंटर स्टेज होता है, एक आफ्टर स्टेज होता है। तो दोनों स्टेज में प्रॉपर रूप से हमारा कंडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टीम आ रही कि नहीं आ रही है, रोटामीटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना है। साथ ही साथ उसके अंदर में जो ट्रैप सिस्टम लगा वो ट्रैप सिस्टम सही वर्क तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों अगला है चौथा जो है लीक टेस्ट। लीक टेस्ट में दोस्तों जैसे कि ग्लैंड सीलिंग हमें चेक करना है कि ग्लैंड सीलिंग में हमारा प्रेशर टेम्परेचर प्रॉपर है कि नहीं है, ग्लैंड सीलिंग में स्टीम का फ्लो है कि नहीं है, उसको भी देखना है, हमको चेकलिस्ट बनाते हैं। और पांचवा है ट्यूब डेल्टा टी, मतलब जो है हमें डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है कंडेंसर के बियॉन्ड में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि दोस्तों हमारा लिखा हो कि सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा टी। अगर इन दोनों के बीच का डेल्टा टी कितना चल रहा है उसको भी हमको देखना है और उसको भी हमको कैलकुलेट करना है। अगर कम या ज्यादा होगा तो उसकी वजह से भी हमारा वैक्यूम इफेक्टेड होगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा वैक्यूम ड्रॉप होने के रीजन। दोस्तों हमने देख लिया कि जो है हमारे कंडेंसर में कैसे वैक्यूम ड्रॉप होता है। अब हम अगर इसको समरी रूप में या सारांश में या 3 लाइन में अगर बात करें तो हमारा बॉटम लाइन ये तैयार होगा कि वैक्यूम ड्रॉप किस वजह से होता है। पहला होता है कि एयर फ्लो अगर बहुत कम हो गया हो, दूसरा है एयर लीक सिस्टम में बहुत ज्यादा बढ़ गया और तीसरा जो है बहुत ज्यादा हीट लोड बढ़ गया हो। तो इन 3 कारणों की वजह से हमारा वैक्यूम ड्रॉप जो है बहुत तेजी से होता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो है वैक्यूम ड्रॉप जो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।